हेलो बेटा, ये है आपका यूनिट सेकंड से चैप्टर नंबर 5 दक्षिणी लघु चित्र शैली उदय विकास। इसमें स्टार्टिंग में हम देखेंगे दक्षिणी कला का आशय उन लघु चित्रों से जो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की कला विधि में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद आदि राज्यों में बहुलता से बने। उसके बाद देखेंगे हम दक्षिणी कला शैली में विभिन्न कला तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। इस शैली में पूर्ववर्ती स्थानीय कला तत्वों के साथ ईरान, पर्शिया एवं तुर्की की इस्लामी कला में उसके तत्वों को समायोजित कर एक नई परिष्कृत शैली का विकास 3 विभिन्न चरणों में हुआ है। देखो इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हुए हैं। ईरान, पर्शिया, तुर्की के इस्लामी कला। आगे जाके इसमें मुगल काल के भी मुगल शैली के बारे में भी बताएंगे। दक्षिणी कला के 3 विभिन्न चरण। प्रथम चरण, इस चरण का आरंभ बीजापुर के आदिल शाही के दरबार में हुआ। इन्होंने अपनी हुकूमत कब की? 1489 से 90 ईस्वी की ईस्वी में। उसने एशिया, ईरान, पर्शिया, तुर्की से कई चित्रकारों, खुशखत लेखक व अन्य विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। इन चित्रकारों का कौशल इस्लामी कला तक सीमित था। उनकी यह कला ग्रंथ सज्जा तक ही सीमित रही। यूसुफ आदिल शाह की पहली पीढ़ी के उत्तराधिकारियों में भी कला के प्रति लगाव था। ये छोड़ देंगे आप। उसके बाद है ये उनकी यहाँ से कर लेंगे आप। उनके संरक्षण में चित्रों ने कुरान शरीफ की कुछ प्रतियां फूटकर पृष्ठों, अनावरे ए सुहेली, यूसुफ जुलेफा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया। दक्कन के चित्रों में नीले, लाल व गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। रूप विन्यास में रेखांकनीय ज्योमेट्रिकल प्रभाव और तथा रेखांकन सममितीय संरचना के अनुरूप है, योजना के अनुरूप है। द्वितीय चरण, इसका प्रारंभ तब हुआ जब इन राज्यों में बहुत ही बाद की पीढ़ी के वे मुस्लिम शासक बने जो भारत की भूमि पर ही जन्मे व पले बड़े थे। ईरान, पर्शिया या तुर्की से उनका कोई लगाव नहीं था। यहाँ तक कि भारतीय रहस्यवाद में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनके दरबारी चित्रकार भी या तो स्थानीय थे या उनके अंग्रेज थे जो ईरान, पर्शिया, तुर्की से आए थे। इसलिए उनकी कला शैली बेशक अब भी इस्लामी थी, किंतु उनका स्थानीय कला तत्वों को भी इसमें शामिल कर लिया था। इस उदार सोच के चलते अब न केवल भारतीय विषय पर चित्र बनने लगे अपितु रीति क्रीडारित चित्र भी बनाए जाने लगे। अब आता है तृतीय चरण। इसका प्रारंभ तृतीय चरण, इसका प्रारंभ 18वीं सदी के आरंभ में तब हुआ जब हैदराबाद में दक्कनी कला के नए रूप का उदय हुआ। कला के इस नए रूप में गोलकुंडा कला की रूमानी भाव प्रवणता के साथ साथ मुगल कला शैली के उत्कृष्ट तत्वों का समावेश कर लिया गया। पतन उन्मुख, जब मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला था तब उनके चित्र हैदराबाद आ गए थे। इन चित्रों ने ही दक्कनी कला में मुगल कला तत्वों का खूबसूरती से समायोजन किया था और दक्कनी कला का नया रूप सामने आया था। आपका ये अगर 6 क्वेश्चन में आता है तो आप अपना पूरा डिटेल लिखेंगे। इसमें ये उदय विकास लिखेंगे, फिर उसके 3 चरण लिखोगे, फिर उसकी विशेषता। अगर आपके ये सिर्फ एक 3 नंबर में आता है और आपसे सिर्फ चरण पूछे जाते तो आप सिर्फ 3 चरण ही लिखोगे। अगर उसमें विशेषताएं पूछी जाती है तो आप सिर्फ ओनली विशेषताएं ही लिखोगे। अगर 6 नंबर में आएगा तो आप डिटेल लिखोगे। अपने पूर्ण विकसित रूप में गुणों व तात्विक समायोजन के कारण दक्कनी लघु चित्रकला मुगल कला के समांतर खड़ी दिखाई देती है। ये है इनकी कला शैली की विशेषताएं। इस शैली के लघु चित्रों में पर्शियन कला की लयात्मकता तथा कोमलता दिखाई पड़ती है। फर्स्ट, यूरोपीय गुण व त्रियामी प्रभाव जो कि प्राय इमारतों के चित्रण में स्पष्ट देखा जा सकता है। लंबे, गोरे व भावुकता से भरे स्त्री व पुरुष लोगों के सुंदर दिखते चेहरे, बड़ी बड़ी खुली आंखें, स्पष्ट नाक नक्श, पर्याप्त गोलाई लिए ललाट एवं त्रिकोण की तरह क्षीण होती पतली कमर, मन भावन मानव आकृतियों के अलावा इस शैली के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य व इमारतों के चित्रण भी बहुआयामी प्रभाव से प्राथमिकता दी गई है। बहुआयामी प्रभाव को प्राथमिकता दी गई है। त्रिकोण की तरह क्षीण होती पतली कमर का मतलब है बेटा जैसे ये लाइन लगी हुई है इस प्रकार। तो ये तो हो गया आपके उदय विकास, उसके 3 चरण और उसकी फिर विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इनकी पेंटिंग्स।
ये है आपकी पेंटिंग चांद बीबी पोलो या चौगान खेलते हुए। इसको चांद बीबी चौगान खेलते हुए ही बोलते हैं। चित्र का नाम है चांद बीबी पोलो चौगान खेलते हुए। चित्रकार अज्ञात है। उपशैली गोलकुंडा है, ये याद रखना बेटा, उपशैली। माध्यम है कागज पर जल रंग, तकनीक टेम्परा, समय 1785 संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब ये लिखने के बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट कि ये किस सब्जेक्ट पे है। जैसे ये चित्र है कि चांद बीबी को चौगान खेलते हुए का एक दृश्य दिखाया गया है। चांद बीबी को चौगान खेलते हुए का एक दृश्य दिखाया गया है। इसमें सब्जेक्ट में लिखोगे। इसके बाद लिखोगे विवरण। इस चित्र को 1785 ईस्वी में गोलकुंडा शैली में किसी अज्ञात चित्र ने बनाया है। इस चित्र में शाही वेशभूषा में घोड़े सवार चांद बीबी व 3 महिला खिलाड़ियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। इन सभी खिलाड़ियों की वेशभूषा और घोड़ों को अलग अलग रंगों से चित्रित किया गया है। मैदान के अग्रभाग में एक जल स्रोत है जिसमें सफ़ेद रंग की कई पक्षियाँ तथा लाल व नीले पुष्पों को देखा जा सकता है। मैदान का पिछला भाग हरा भरा सपाट है, जबकि मध्य भाग में खिलाड़ियों को घोड़े का सवार खेल मुद्रा में दिखाया गया है। मुद्रा मतलब जो उनका मोशन होता है। काफ़ी घुमावदार व पहाड़ी है, काफ़ी घुमावदार व पहाड़ी है जो मैदान है वो। सफ़ेद व पीले घोड़े सवार खिलाड़ियों के मुंह आमने सामने है और वे अपनी अपनी चिड़ियों में सफ़ेद गेंद को नियंत्रित करने का प्रयास करते दिखाई दे हैं। जबकि 2 अन्य घुड़सवार भी आमने सामने, किंतु उनके बीच पर्याप्त दूरी है। चारों घोड़ों को हस्तपुष्ट व सुसज्जित दिखाया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो पानी था उसका जिक्र किया है। सफ़ेद पक्षी खेल को निर्देशित करने का एक अन्य महिला ने अपने दोनों हाथों पर उठाए हैं। पृष्ठभूमि में एक विशाल किला एवं उसके प्रचार दिखाई गई, जिसमें उनकी छोटी बड़ी इमारतें जहाँ तक कि वृक्ष दिखाए गए। नीले सपाट आसमान में पीले रंग से सूर्य दिखाया गया है। ये देखिए, सूर्य पीले रंग से दिखाया गया है। चित्र के ऊपर व नीचे गहरे हरे रंग व पीले रंग से चौड़े हाशिए, जो ये होते हैं हाशिए, मैंने बताया भी था, जो पेंटिंग के चारों तरफ होते हैं, दिखाया गया। नीले सपाट आसमान में पीले रंग से सूर्य दिखाया गया। चित्र के ऊपर नीचे गहरे रंग के हरे पीले रंग से चौड़े हाशिए दिखाए गए हैं। हाशिए के मध्य पीले भाग से काले रंग से फारसी में सुलेखन कार्य किया गया। ये देखो, ये सुलेखन कार्य किया गया है। तो जैसे आपने पहले पेंटिंग लिखते टाइम अगर पेंटिंग के बारे में पूछा गया है तो पहले ये लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर मतलब किस सब्जेक्ट पे है, वो किस दृश्य पे है। जैसे कोई राजस्थान से कोई चित्र लिया गया है तो उसमें कोई महाभारत से रिलेटेड कोई चित्र, रामायण से रिलेटेड कोई चित्र दिखा रखा है। तो जैसे चित्रकूट पर राम भरत का मिलन, तो उसमें लिखोगे रामायण के एक दृश्य को, या फिर राम भरत चित्रकूट पर राम भरत के मिलन को के एक दृश्य को इस चित्र में दिखाया गया है। तो आप इस प्रकार सब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद फिर आप ये विवरण दो। विवरण आप पॉइंट में लिखोगे, मेन पॉइंट उनके लिखोगे तो अच्छी बात है। जैसे इसमें मेन पॉइंट आ जाते हैं कि चित्र गहरे जो चौड़े हाशिए दिखाए गए हैं, नीले सपाट आसमान में पीले रंग से सूर्य दिखाया गया है, एक तो ये हो गया। फिर है चित्र के ऊपर व नीचे गहरे हरे रंग के पीले रंग से चौड़े हाशिए दिखाए गए, तो ये एक पॉइंट हो गया, हाशिए दिखाए गए हैं। और हाशियों में मध्य पीले भाग से काले रंग से फारसी में सुलेखन कार्य किया गया, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। ऐसे ही इसमें भी दिखाया गया है। तो पॉइंट निकाल के उसको एक पॉइंट में लिखोगे तो अच्छा होगा, ना कि उसको पूरा पहरा बनाए। तो ये है चांद बीबी पोलो खेलते। उसके बाद है हजरत निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो। इसमें भी चित्र का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो। इसमें चित्रकार अज्ञात है। उपशैली हैदराबाद, माध्यम कागज पर जल रंग, तकनीक टेम्परा, समय 1750 ईस्वी, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इस लघु चित्र को हैदराबाद शैली में या फिर दक्कनी शैली में 1750 ईस्वी के कलाविधि में किसी अज्ञात चित्र ने रूमानी तत्वों की प्राथमिकता के साथ चित्रित किया है। इस चित्र में देखो, आप जो इसका विषय है ये है। इस चित्र में दिल्ली के प्रमुख संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो
की वार्तालाप को दिखाया गया है। ठीक है, ये इसका विषय हो जाता है। इस चित्र में दिल्ली के प्रमुख या फिर आप बोल सकते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया या मीर खुसरो की वार्तालाप का एक दृश्य चित्रित किया गया है। इस चित्र में दिल्ली के प्रमुख सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया को हरी पोशाक में, सिर पर हरी पगड़ी बांधे, गहन विचार की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। उनके पीछे पीले रंग का सूर्य रूपी आभा मंडल दिखाया गया। आभा मंडल इसे बोलते हैं बेटा। ये उनकी सफ़ेद दाढ़ी में उनकी विशेषता प्रदान कर रही है। उनके सामने बाएं और तत्काल प्रसिद्ध संगीतक अमीर खुसरो को घुटने के बल बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया। उनकी पगड़ी अंग वस्त्रों का रंग एक समान है तथा उनके लाल रंग का कमरबंद पहना हुआ है। उनकी काली दाढ़ी उनके युवा होने की प्रतीक है। निजामुद्दीन औलिया को जब कभी रूमानी आनंद की जरूरत महसूस होती तो वे अपनी मुरीद अमीर खुसरो को याद कर लेते थे। जिस प्रांगण में उन्हें बैठे दिखाया गया, उन्हें पीले रंग के बारीक लाल धारियाँ खींचकर बनाया गया है। जैसे ये देखो, इस प्रांगण को चारों ओर से लाल रंग की जाली से घेरा गया है। अग्रभाग में सीढ़ियों को त्रियामी मतलब 3D प्रभाव से दिखाया गया है। रास्ते के दोनों ओर फूलों वाली क्यारियाँ, देखो ये क्यारियाँ हैं, और ये जो त्रियामी जो सीढ़ियाँ हैं वो सॉरी ये सीढ़ियाँ ये हैं, और ये जालियाँ हैं जिनको सीढ़ियों को 3D दिखाया गया, और ये यहाँ पे फूलों वाली क्यारियाँ दिखाई गई है। पृष्ठभूमि में सपाट नीला आसमान तथा क्षितिज पर फूल वाले पौधे दिखाए गए हैं। क्षितिज इसको बोला गया है बेटा, इसको क्षितिज बोला गया है। ये जो बिना पीछे जहाँ पे फूल लगे हैं क्षितिज बोला गया है उसको। एक बड़ा वृक्ष भी दिखाया गया है जिस पर लाल व पीले रंग के फूल व फल दिखाए गए हैं। तो ये हो गई आपकी एक और, इसमें आपकी सिर्फ ये 2 ही थी।